हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी स्टूडेंट, ठीक है, कौन सी क्लास की बात मैं कर रही हूँ आज याद रखिएगा। आप लोगों का जो बच्चे हमारे बीए, ठीक है स्टूडेंट, कौन सी क्लास बीए और बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में है, उनका आज मेजर होम साइंस की क्लास में ले रही हूँ। कौन सा पेपर है स्टूडेंट? मेजर होम साइंस, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 9 जुलाई को होने वाला है। ये आपका क्या है? मॉडल पेपर है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध। ये आपका क्या है? पेपर का नाम है स्टूडेंट। और आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है? तो आपका जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 9 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। इसका पेपर आप लोगों का कब होगा? तो इसका पेपर आप लोगों का 9 जुलाई को होने वाला है। ये मॉडल पेपर है। और जो बच्चे हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और नेट होम साइंस से करने वाले हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए भी स्टूडेंट जो है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आपके घर में अगर कोई भी जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको बताइए कि आपके इस चैनल पर उनके लिए क्या है, वीडियो जो है बनाया जाता है, ठीक है। आइए स्टूडेंट, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर। तो देखिए चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट? तो चैनल का नाम है आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। क्या है आपके चैनल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए देखिए हम स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है कि मानवी, ठीक है, मानवीय, यति अभी रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। कैसे लिखाएगा आपका ये क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मानवीय, ठीक है, मानवी जो है ये आपका लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है आपका? मानवीय, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मानवीय साधन के अंतर्गत क्या आते हैं? याद रखिएगा कि जो है साधन जो है कितने तरह का होता है स्टूडेंट, ठीक है। पारिवारिक संसाधन, साधन या संसाधन क्वेश्चन करके आएगा कि पारिवारिक संसाधन कितने तरह का होता है स्टूडेंट? आप क्या बताएंगे? 2 तरह का होता है, ठीक है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है पहला मानवीय, दूसरा क्या होता है आपका? भौतिक, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि दूसरा होता है आपका भौतिक, या भौतिक को हम क्या बोलते हैं? अमानवीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? 2 तरह का साधन है। तो अब यहाँ पर क्या है? मानवीय साधन के अंतर्गत क्या आते हैं, या मानवीय साधन के प्रकार हैं, ठीक है। मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं या मानवीय साधन के प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया? ज्ञान और समय। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा या शक्ति। तीसरा ऑप्शन योग्यता, रुचि, कौशल। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। मानवीय साधन के अंतर्गत क्या आता है? मानवीय का मतलब होता है स्टूडेंट कि जिसे हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे अंदर होता है। तो ज्ञान क्या है? हाँ, हम अपने अंदर इसको ग्रहण करते हैं ना। समय भी क्या होता है? हम देते हैं। ऊर्जा भी क्या होता है? हमारे शरीर से ऊर्जा खर्च होती है। योग्यता, रुचि और कौशल, ये सब क्या है? सब आपके अंदर ही होता है, ये सारी चीज़ें। इसलिए क्या है? ये मानवीय साधन के अंतर्गत आता है या मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भौतिक साधन के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है धन, दूसरा ऑप्शन है समय तथा ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सुविधा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए कुछ विद्वान जो हैं वो क्या है, वो जो मानवीय साधन, अभी मानवीय साधन में हम आपको ये ऑप्शन बताएं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो क्या है, भौतिक साधन में समय और ऊर्जा को मानते हैं, ठीक है, कुछ विद्वानों का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानवीय साधन है। पहला ऑप्शन क्या? समय, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शक्ति, और चौथा ऑप्शन है धन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आकर पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए मानवीय साधन, तो समय,
समय को और ऊर्जा, ये दोनों को क्या अभी कहा गया, अभी बताया तुरंत कि कुछ जो विद्वान है वो क्या है, इसको जो है भौतिक साधन के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, कुछ जो है क्या है भौतिक साधन, और धन क्या है, धन आपका जो है भौतिक साधन है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ज्ञान जो है वो क्या है, मानवीय साधन, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए का क्वेश्चन क्या है आपका, भौतिक साधन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, शक्ति, दूसरा ऑप्शन है धन, तीसरा ऑप्शन है वस्तुएं, और चौथा ऑप्शन है क्या, सामुदायिक वस्तुएं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, भौतिक साधन नहीं है। नहीं शब्द पर जो है विशेष आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो भौतिक साधन है वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए धन, वस्तुएं, सामुदायिक है, लेकिन क्या है, शक्ति जो है वो क्या है, भौतिक साधन के अंतर्गत नहीं आता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है साधनों की विशेषता नहीं है। ठीक है, साधनों की विशेषता नहीं है। इसे पहला ऑप्शन क्या देते हैं स्टूडेंट कि साधन असीमित होते हैं। ठीक है, ये बात सही है। फिर क्या, साधन उपयोगी होते हैं, ये भी बात सही है। साधन सीमित होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन साधनों की अंतर संबद्धता, ये क्या है, आपका गलत आंसर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी साधन की विशेषता के अंतर्गत जो है ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन क्या है, सुनियोजित, दूसरा ऑप्शन है संजीव, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तनशील, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो गृह विज्ञान है वो कैसी प्रक्रिया है आपका, मतलब सुनियोजित प्रक्रिया है। ठीक है, आपका संजीवता भी इसमें पाई जाती है, और ये परिवर्तनशील भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न जो है नेक्स्ट पेज पे है, जिसे आप लोग देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर गृह जो है गलत टाइप हो गया, ये आप ऐसे होगा। ठीक है, गृह प्रबंध के चरण है। ठीक है, गृह प्रबंध के चरण है। याद रखिएगा कि गृह प्रबंध के चरण कितने होते हैं स्टूडेंट, ये आप लोगों को हमने क्लास थ्योरी क्लास जो हमने पढ़ाया है उसमें सारे चरण को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया। तो गृह प्रबंध के कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। ठीक है, उसमें चरण का नाम क्या क्या स्टूडेंट, तो देखिए पहले आपको हमने बताया था स्टूडेंट की योजना होता है। ठीक है, पहला चरण क्या नाम क्या है, योजना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, संगठन होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, संगठन, ये सब आप लोगों को हम थ्योरी क्लास में बताएं। और तीसरा हमारा क्या है स्टूडेंट, नियंत्रण होता है। ठीक है, क्या है, नियंत्रण। उसके बाद चौथा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो चौथा हमारा हो जाता है मूल्यांकन। ठीक है, क्या है, मूल्यांकन। ये क्या है, गृह प्रबंध या गृह प्रक्रिया या गृह व्यवस्था का क्या है, चरण है। योजना है, संगठन है, नियंत्रण है, और क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्लास की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्लास हमारा क्या, सॉरी अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्लास नहीं स्टूडेंट, प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या है, मूल्यांकन के प्रकार हैं। ठीक है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, सापेक्ष मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है निरपेक्ष मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बजट। ठीक है, बजट का प्रमुख मद नहीं है। ठीक है, बजट का प्रमुख मद नहीं है। पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है फैशन, चौथा ऑप्शन है मकान स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बचत होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, बचत होना चाहिए, बचत का प्रमुख मद नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो फैशन होता है वो बचत का जो है प्रमुख मद नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए शायद प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, नौकरी, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन है ब्याज, चौथा ऑप्शन है शिक्षा सुरक्षा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, शिक्षा और सुविधा, सुरक्षा नहीं सुविधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षा
सुविधा जो है वो प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। बाकी सब क्या है, नौकरी से हमें मतलब इनकम मिलता है, व्यवसाय करने पर भी मिलता है और किसी को हम ब्याज देते हैं उस पर भी मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षा सुविधा, तो शिक्षा सुविधा भी क्या था, प्रत्यक्ष का था, अप्रत्यक्ष का तो होगा नहीं। फिर क्या, वेतन, चिकित्सा सुविधा, भवन सुविधा, ये सब क्या है, सब आपका मतलब क्या है, ये अप्रत्यक्ष क्या नहीं शब्द दिया स्टूडेंट। तो जो वेतन होता है वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष आय का जो है साधन नहीं होता। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वेतन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रायः घरों में बजट की अवधि होती है। तो ये सभी हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करा दिए कि महीने भर की जो बजट होती है वो मतलब सभी घरों में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न आय वर्ग के बजट में आय का अधिक प्रतिशत खर्च होता है। ठीक है, आय का अधिक प्रतिशत खर्च होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, तो देखिए घूमने पर, दूसरा ऑप्शन है मकान पर, तीसरा ऑप्शन है वस्त्र पर, चौथा ऑप्शन है भोजन पर। तो जो निम्न तबके के लोग होते हैं तो वो क्या, वो सिर्फ खाना कमाना जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भोजन पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्य सरलीकरण का मुख्य तकनीक क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत तकनीक, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक तकनीक, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक तकनीक और चौथा ऑप्शन है ग्राफ टेक्निकल। तो कार्य सरलीकरण का जो प्रमुख तकनीक क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि औपचारिक तकनीक होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, औपचारिक तकनीक होता है। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना रहता है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रोसेस चार्ट में जो है त्रिभुज का क्या अभिप्राय होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, कार्य में गति, दूसरा ऑप्शन है कार्य में निरंतरता, तीसरा ऑप्शन है रुकावट, चौथा ऑप्शन है कार्य में विभाजन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है कार्य में रुकावट हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज जो है वो क्या है, वो आपका जो है कार्य में रुकावट का जो है सिंबल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं प्रश्न को। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्रश्न, क्वेश्चन 16 क्या है, पाथवे चार्ट श्रीमती गिलफोर्ड ने उल्लेख किया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक और बन सकता है कि पाथवे चार्ट को किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे कि पाथवे चार्ट को गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। फिर क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताकर आगे बढ़ते हैं। इस विधि को इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से इस विधि को जानते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका ऑपरेशन चार्ट, दूसरा ऑप्शन है पिन तथा धागे की विधि, तीसरा ऑप्शन है फ्लोर विधि और चौथा ऑप्शन है चरणों के क्रम की विधि। तो याद रखिएगा कि जो पाथवे चार्ट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पिन तथा धागे की विधि को हम क्या बोलते हैं, पाथवे चार्ट बोलते हैं। ठीक है, पिन तथा धागे की विधि को हम क्या बोलते हैं, पाथवे चार्ट बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। ठीक है, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, ये आपका ऑप्शन है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका कि शारीरिक रूप से अपंग स्त्री के लिए, शैक्षिक दृष्टि से अपंग, मानसिक दृष्टि से अपंग और आर्थिक दृष्टि से अपंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि जो कार्य सरलीकरण क्या है, जो शारीरिक दृष्टि से जो अपंग होती हैं उनके लिए जो है, उन स्त्रियों के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पेन तथा पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आते हैं, या क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है स्टूडेंट, पूछा जा सकता है कि पेन तथा पेंसिल तकनीक के क्या है, प्रकार हैं, या इसी को क्या कह सकता है, भाग है। तो हम क्या बताएंगे कि पेन तथा पेंसिल के जो प्रकार हैं या भाग हैं, तो ये क्या, ये जो आपके जो है चारों हैं। ठीक है, पहला क्या आपका प्रोसेस चार्ट भी होता है, ऑपरेशन चार्ट भी होता है, मल्टीमैन चार्ट होता है, पाथवे चार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेरी बातों को भी आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुना करिए। देखिए यहाँ पर पूछ सकता है
कि ऑपरेशन चार्ट जो है वो किस तकनीक के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन में रहेगा पेन तथा पेंसिल तकनीक, ठीक है, पेन तथा, सुनिए, पेन तथा पेंसिल तकनीक, या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्या, औपचारिक तकनीक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी उपरोक्त दोनों, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो मतलब है कि जो ऑपरेशन चार्ट है वो क्या है, पेन, पिन नहीं होगा स्टूडेंट, पेन होगा, या ठीक है, पिन तथा पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आता है, ठीक है, सॉरी पिन ही होगा। ओके, यह आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला, पेन तथा पिन नहीं है सिर्फ, पेन होगा। ओके, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा, पेन तथा पेंसिल, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग पेन बना लीजिएगा, ठीक। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अब इसी को हम यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में भी आप लोग देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपके हमने वन लाइनर फॉर्म में बनाया कि उसका वही आंसर होगा, तो उसमें ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ उसको रट्टा मार लीजिएगा, वैसे ही प्रश्न आएगा और उसका वही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्य सरलीकरण की तकनीक के प्रकार है, आपको ऑप्शन में रह सकता है एक प्रकार का होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया एक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दो, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चार, ऐसे करके रहेगा। तो आप क्या बताएंगे, जो कार्य सरणी तकनीक है वो कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। पहला क्या है, पहला है औपचारिक तकनीक, और दूसरा क्या है आपका पेन तथा पेंसिल तकनीक, जिसको अभी हमने आपको बताया। पहला क्या, औपचारिक तकनीक, और दूसरा क्या है, पेन तथा पेंसिल तकनीक। ओके, अब आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आते हैं या उनके प्रकार हैं। तो देखिए माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, ठीक है, फिर क्या है आपका साइग्राफ विधि स्टूडेंट, फिर क्या है मेमोशन अध्ययन, ठीक है, स्टाफ वॉच तकनीक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये आपके टाइप्स जो है दोनों अच्छे से याद करिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन निश्चित आएंगे आपके। जो तकनीक है वो आएगा 101%। तो दोनों में जो टाइप्स अभी आया है स्टूडेंट, उनको टाइप्स को एक जगह आप लिख कर अंतर से याद कर लीजिएगा कि जो है आपका पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये सब किसका है, तो ये आपका पेन तथा पेंसिल टेक्निक का था। और इसमें क्या है माइक्रो मोशन फिल्म, फिर साइकाल, ठीक है, साइकाल ग्राफ और मेमोशन अध्ययन, स्टॉप वॉच तकनीक, यानी घड़ी को मतलब ऑन ऑफ करके जो है परीक्षण किया गया वो। तो ये सब क्या है, सब आपका औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग अच्छे से दोनों टेक्निक जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था, यानी किसके द्वारा जो है परिवर्तन के वर्ग का विचार दिया गया था। पहला ऑप्शन क्या है आपका मुंडेल के अनुसार, दूसरा ऑप्शन गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम ने न्यूटन होगा, चौथा ऑप्शन है मल्टीमैन, ठीक है, मल्टीमैन के अनुसार। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो है परिवर्तन के वर्ग का जो है जो नियम किसके द्वारा दिया गया था या विचार कौन दिया था, तो क्या बताएंगे मुंडेल द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए ये भी प्रश्न आपका क्या है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किराए के मकान से हानि नहीं है, ठीक है, किराए के मकान से हानि नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपका आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है सुविधाओं की कमी, तीसरा ऑप्शन है ढूंढने में असुविधा, और चौथा ऑप्शन है आपका आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि किराए के मकान से हानि किसकी नहीं होती है, तो आर्थिक सुरक्षा की हानि नहीं है, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा की हानि नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि निजी मकान की हानि है, यानी निजी मकान की हानि क्या है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका भारी प्रारंभिक खर्चा, दूसरा ऑप्शन है रख रखाव में खर्च, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक सुरक्षा, और चौथा ऑप्शन है आय में कमी होने पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक सुरक्षा, ठीक है। कौन सा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर्थिक सुरक्षा। ओके,
ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, आवास होना चाहिए। ये देखिए पिछले साल क्वेश्चन आया है, तो आवास कहाँ होना चाहिए, ये हम आपको क्लास में भी पढ़ाए हैं। जो थ्योरी क्लास है मेरा स्टूडेंट, उसमें भी हमने पढ़ाया है कि आवास जो है वो कहाँ होना चाहिए। सिनेमा घर के पास तो बिल्कुल नहीं, शांति क्षेत्र में, हाँ, चौक में नहीं, और कसाई खाने के हैं, यानी कहाँ हमारा आवास जो है वो कहाँ होना चाहिए, तो शांति क्षेत्र में होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं स्टूडेंट। 25 अभी नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 25 नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 26 नंबर है, तो आप इसको 25 ही मानिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का पूछा जा रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो पारिवारिक जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पहला क्या ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, 5 और 8। तो याद रखिएगा पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है स्टूडेंट, तो 3 होती है। कितनी होती हैं, 3 होती है। कौन कौन सी, तो पहला आपका क्या है, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, पहला आपका प्रारंभिक अवस्था हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा विस्तृत, ठीक है, बोल रहे हैं उसको सुनते जाइएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका संकुचित अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्थापत्य काल बोलते हैं। प्रारंभिक अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए आपका क्वेश्चन आ ही गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था कौन सी है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या दिया, प्रारंभिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संकुचित अवस्था और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा पारिवारिक जीवन की प्रथम अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी, आपकी प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी। अब यहीं पर प्रश्न आपको हो जाता है स्टूडेंट कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो है दूसरी या द्वितीय अवस्था है। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था क्या हो जाएगी, तो आपका विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत परिवार को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को आ सकता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था क्या है। ठीक है, क्या पूछा सकता है आपको, तृतीय अवस्था, तो हम क्या बताएंगे कि संकुचित परिवार को पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि पारिवारिक अवस्था को प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है। तभी आपको हमने बताया कि प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका स्थापत्य काल होता है। प्रारंभिक अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, स्थापत्य काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए क्या है, तो यहाँ पे है कि पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पिछले साल एग्जाम में आया है स्टूडेंट, वहाँ पे शायद हमने इसका आंसर गलत बता दिया है। तो याद रखिएगा कि जो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विवाह के पश्चात। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ कब होता है स्टूडेंट, तो विवाह के पश्चात जो है पारिवारिक जीवन चक्र का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, हम नव दंपत्ति जब जीवन शुरू करते तभी तो आपका पारिवारिक जीवन शुरू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि परिवार का निर्माण, ठीक है, समायोजन, संतान उत्पत्ति में 3, ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था की उपावस्था है। ठीक है, देखिए आपका मतलब हमने आपको बताया स्टूडेंट कि पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती, और फिर क्या तीनों की अपनी अपनी क्या है उप अवस्थाएं भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मतलब परिवार का निर्माण, ठीक है, समायोजन और संतान उत्पत्ति जो है परिवार की किस अवस्था का उप अवस्था है। ठीक है, यानी सब पार्ट जो है किसका है, तो हम क्या बताएंगे, तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रारंभिक अवस्था की जो है 3 उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो आपका परिवार का निर्माण है, समायोजन है और संतान उत्पत्ति। ये सब क्या है, सब आपका जो है प्रारंभिक अवस्था में आता है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य काल बोलते हैं। ठीक है, और विस्तृत परिवार की भी अपनी अवस्था है। ठीक है, और क्या संकुचित परिवार की भी अपनी उप अवस्था है। ठीक है,
तो याद रखिएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र को किस विद्वान ने प्रमुख 3 सोपानों में विभक्त किया है या बांटा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ग्रास और निखिल, दूसरा ऑप्शन है निखिल डार्सी, तीसरा ऑप्शन है बिगलो और चौथा ऑप्शन है मेरिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका बिगलो साहब जो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं का वर्णन किया था, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने 3 सोपानों में जो है इसको जो है बांटा था स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, TMU शब्द है, TMU शब्द का फुल फॉर्म पूछ रहा है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है आपका टाइम मैनेजमेंट यूनिट। क्या है स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट यूनिट जो है TMU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अगला प्रश्न क्या है, TMU 1 सेकेंड का कौन सा भाग होता है। तो याद रखिएगा कि TMU 1 सेकेंड का पॉइंट, ठीक है, 036 भाग होता है। कितना होता है स्टूडेंट, .036 होता है। ठीक है, 0.0 या 0.036 या 0.036। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है बहुत और चौथा ऑप्शन है सामान्य। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा कम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं। प्रारंभिक अवस्था जिसको हम स्थापत्य काल बोलते हैं, दूसरा है विस्तृत परिवार, यानी क्या है, विस्तृत का मतलब फैलाव, विस्तृत को हम क्या बोलते हैं, फैलाव, यानी उसमें क्या है बच्चे जो है बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, तो वो क्या हुए 1 से 2 हुए तो वो क्या हो गया, फैलाव वाला हो गया। ठीक है, तीसरी हमने अवस्था क्या बताया, संकुचित परिवार। संकुचित परिवार का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर क्या है, पति पत्नी जो है आपके 2 लोग जुड़े, ठीक है, 2 से फिर क्या हुआ, जब उनको बच्चे हुए वो लोग 4 हो गए, फिर क्या हुआ, इन चारों को का क्या किया, शादी विवाह, मतलब 2 माता पिता हो गए, 2 बच्चे हुए, फिर इन दोनों बच्चों का क्या हुआ, शादी विवाह हुआ, तो वो क्या हुए, वो फैला। फिर लास्ट में क्या होता है, बेटा बहू या बेटी दामाद, फिर लास्ट में क्या होते हैं, मतलब बेटा जो है बहू को लेकर कहीं बाहर जॉब करने चला गया, बेटी अपने ससुराल चली गई, तो लास्ट में क्या हुआ, पति पत्नी ही ना बचे, तो ये क्या हुआ, ये संकुचित हो गया, यानी सीमित हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, परिवार आपका संकुचित हो जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थकान का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक थकान, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक थकान, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक थकान, चौथा ऑप्शन है नीरज थकान। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सामाजिक थकान जो है वो परिवार का थकान का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि समय यंत्र का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है विश्राम काल, कार्यवक्र, अत्यधिक कार्यभार और चौथा ऑप्शन है थकान। तो थकान जो है वो क्या, समय यंत्र का जो है प्रकार नहीं होता, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कार्य सरलीकरण से गृहिणी बचा सकती है। देखिए आपका मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण से क्या है, गृहिणी, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। गृहिणी बचा सकती है समय, शक्ति, धन और समय व शक्ति दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, समय शक्ति दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या है आपका कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो ये अभी पिछले साल का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है, कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना। ठीक है, कार्य को क्या है, क्रमबद्ध सरल तरीके से करना जो है कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट,
देखिए ये प्रश्न का आंसर शायद हमने गलत बता दिया है प्रीवियस ईयर पेपर में। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? परिवार का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन विवाह द्वारा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहयोग और चौथा स्नेह। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, परिवार का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? विवाह द्वारा होता है। शायद हमने वहाँ पे सहयोग ऑप्शन बता दिया है, तो इसको आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है। ठीक, राष्ट्रीय बचत पत्र कौन जारी करता है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है आपका? बैंक, दूसरा ऑप्शन है जीवन बीमा, तीसरा ऑप्शन है डाकघर, चौथा ऑप्शन है महाविद्यालय, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका डाकघर हो जाएगा। अगर ये डाकघर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? व्यवस्थापन का चरण नहीं है। ठीक है, व्यवस्थापन का चरण नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट, गृह प्रबंध या गृह व्यवस्थापन में क्या होता है? 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। योजना होता है, ठीक है, योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये क्या है? 4 चरण। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? कि नहीं शब्द दिया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कार्यात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापन का तीसरा चरण है। ठीक है, व्यवस्थापन का तीसरा चरण क्या है? पहला ऑप्शन है योजना, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियंत्रण और चौथा क्या है आपका? मूल्यांकन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका देखिए मूल्यांकन। और देखिए यही आपका स्टेप भी होता है। ठीक है, यही आपका स्टेप भी है। योजना है, संगठन होता है, नियंत्रण होता है, फिर लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि व्यवस्थापन का पहला चरण कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? योजना जो है पहला चरण है। व्यवस्थापन का दूसरा चरण कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? संगठन है। व्यवस्थापन का चौथा चरण कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? मूल्यांकन है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मूल्यांकन का प्रकार है। पहला ऑप्शन क्या? अनौपचारिक, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन विश्लेषण और चौथा ऑप्शन है कार्यात्मक। तो याद रखिएगा कि मूल्यांकन का प्रकार क्या है? मूल्यांकन अनौपचारिक प्रकार का होता है, या मूल्यांकन का प्रकार क्या है? अनौपचारिक है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? ठीक है, अभी आपको हमने बताया व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है स्टूडेंट? तो योजना बनाना होता है। क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना बनाना। ठीक है, सॉरी पहला नहीं तीसरा, योजना बनाना। थर्ड ऑप्शन है क्या? योजना बनाना। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ग्रास तथा क्रैंडल, ये बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, ग्रास तथा क्रैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट कि समायोजन जो है ग्रास की जो है नियंत्रण की अंतिम अग्रिम मतलब आगे की व्यवस्था। ठीक है, अग्रिम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आगे की व्यवस्था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए आप कुछ प्रश्न जो है आप लोगों को हमने वन लाइनर फॉर्म में दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन्ना प्राप्त होता है। ठीक है, पिन्ना जो है किससे प्राप्त होता है? ये आपको हमने रेशा जब पढ़ाया था स्टूडेंट, तो बाकायदे आप लोगों को एक हमने फ्लो चार्ट दिया था। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार प्रीवियस जो अभी मतलब क्लास है प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ साथ आपके कुछ क्लास के वीडियो हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर वहाँ से आप लोग देख लीजिए। टाइप्स ऑफ फाइबर करके है। ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ फाइबर करके है। तो उसमें हमने आपको सारे मतलब जो है मतलब पिन्ना कहाँ से प्राप्त होता है, कपास कहाँ से प्राप्त होता है, लीलन कैसे प्राप्त होती है, ये सब आप लोगों को हमने वहाँ पे बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पिन्ना जो है वो किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट? देखिए अनानास के। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अनानास। ठीक है, न है ये, न। अनानास की क्या होती है? पत्तियों से जो है पिन्ना प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा क्या होता है? तो रेशम का रेशा जो है प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं? लंबे रेशे को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? आपने बताया, हमने सुन लिया। किस नाम से जानते हैं? क्या है? फिलामेंट।
किस नाम से जानते हैं? फिलामेंट। और छोटे रेशे को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो स्टेपल। क्या है? स्टेपल के नाम से हम छोटे रेशे को जानते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेशम के रेशे बने होते हैं तो प्रोटीन से कितने तरह के रेशे बनते हैं स्टूडेंट? तो 2 तरह के। प्रोटीन युक्त रेशा कितने हैं? तो 2 है। पहला क्या है? आपका ऊन है स्टूडेंट, ठीक है, पहला क्या है? ऊन है। और दूसरा क्या होता है? आपका रेशम है, ठीक है। तो ऊन और रेशम दोनों कैसे रेशे हैं? तो वो मानव जगत से या प्राणी जगत से प्राप्त हुए हैं या प्राप्त रेशे हैं। और इन रेशों में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के पाए जाने के कारण ही इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राणी जगत रेशा बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, विश्वव्यापी रेशा प्रश्न आ जाएगा। तो कपास जो है वो क्या है? विश्वव्यापी रेशा होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कपास उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है, ठीक है। कपास उत्पादन में किसका स्थान पहले स्थान पे आता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, अमेरिका का। और दूसरे स्थान पे हम कौन आता है स्टूडेंट? तो हमारा प्यारा इंडिया यानी भारत। हमारा प्यारा इंडिया यानी भारत जो है वो क्या? कपास उत्पादन के में दूसरे स्थान पे है। कपास का जो है जन्मदाता देश कौन है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि कपास का जन्मदाता देश क्या है? जन्मदाता देश कौन है? तो भारत है, ठीक है। भारत क्या है? आपका कपास का जन्मदाता देश कहलाता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ढाका का मलमल का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन क्या है? कपास से। दूसरा ऑप्शन है रेशम से। तीसरा ऑप्शन है लिनन से। और चौथा ऑप्शन है नायनाल। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? ढाका का मलमल जो है वो किससे हम निर्माण होता है? तो कपास से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए, आई गया वो प्रश्न कि भारत का कपास का मूल उद्गम है या ओरिजिन है या कपास जो है कहाँ पर पाया गया सबसे पहले? तो याद रखिएगा कि भारत में जो है कपास का जन्मदाता देश या उद्गम हुआ है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सबसे अधिक प्रत्यास्था पाई जाती है रेशम में, कपास में, लीलन में, ऊन में। तो सबसे अधिक जो है प्रत्यास्था जो है किस में पाई जाती है? आपकी ऊन में पाई जाती है। और लीलन और कपास में जो है वो क्या है स्टूडेंट? आपका इसमें प्रत्यास्था का गुण जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट? प्रत्यास्था का सख्त अभाव होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कपास का पौधा होता है, क्या होगा स्टूडेंट? 1 वर्षीय होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लिनन की भूमि कहा जाता है किसको? मिस्र देश को हम लिनन की भूमि कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिनन के रेशे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है? तो रूस देश में जो होता है लिनन का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? लिनन के रेशे का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट? आपका लामा वुड पाया जाता है। लामा वुड कहाँ पाया जाता है? आपका अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मेरिनो ऊन है किसका? प्रथम श्रेणी का। आपको क्वेश्चन आएगा कि मेरिनो ऊन होता है प्रथम श्रेणी का। दूसरा ऑप्शन है जाएगा द्वितीय श्रेणी, तीसरा ऑप्शन तृतीय और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि प्रथम श्रेणी का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रेशम उत्पादन का पहला स्थान है। रेशम उत्पादन में किसका पहला स्थान है? आपका ऑप्शन में रहेगा जापान, चीन, अमेरिका, भारत। याद रखिएगा कि रेशम के उत्पादन में क्या है? आपका जापान का जो है आपका पहला स्थान होता है स्टूडेंट। लेकिन जो है रेशम का जन्मदाता देश कौन है? तो चीन है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि टसर रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है। टसर रेशम का उत्पादन होता है तो कौन सा देश जो है कौन सा राज्य जो है टसर उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा कि बंगाल और बिहार। कौन करता है स्टूडेंट? बंगाल और बिहार देश करता है। देखिए स्टूडेंट, इसी चैनल पर क्या है आप लोगों का जो है मतलब पीजी, ठीक है। याद रखिएगा पीजी या उसी को हम क्या बोलते हैं? एमए की क्लास जो है इसी पर लगती है। इस समय क्या है? एमए 4th सेमेस्टर में एक नया पेपर ऐड हुआ है स्टूडेंट, जो कि क्या है बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है। आप लोग जूनियर हो, अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई भी एमए होम साइंस से कर रहा है स्टूडेंट, जिसका क्या है 4th सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है, तो उनको आप लोग ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पर क्या है उनके 4th पेपर का भी जो है क्लास लगा है। क्योंकि बहुत से कॉलेजेज में क्या है मतलब सब
सबको पता है कि फोर्थ पेपर ऐड हो गया है एमए में, लेकिन क्या है बच्चों को वो लोग बता नहीं रहे हैं और ना ही उनकी क्लासेस चला रहे हैं। तो मैं इस चैनल पर जो है एमए फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, ये चारों पेपर की जो है क्लास मैंने लगाया है स्टूडेंट। और आज आप लोगों की मैं क्लास लगा रही हूँ क्योंकि आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 9 जुलाई का है। बहुत से बच्चे जो हैं परेशान थे कि मैम मॉडल पेपर दे दीजिए, तो आज आप लोगों को हमने ये मॉडल पेपर दे दिया। बीच में एक मॉडल पेपर और आप लोगों का मैं लगा दूंगी, और बस आप 2 मॉडल पेपर और प्लस जो हमने पहले जो है क्लास आप लोगों का चलाया था, कुल मिलाकर हमको लग रहा है कि आप लोग को हार्डली मतलब 14 या 15 क्लास होगा स्टूडेंट टोटल वीडियो। तो आप लोग बस पूरा वीडियो से प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस मॉडल पेपर आप लोग बस अच्छे से देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपके जो सीनियर्स हैं तो उनको आप ये चैनल दीजिए, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन ब्रांच से पढ़ रहे हो, चाहे वो सीडी ब्रांच से पढ़ रहे हो, सभी में क्या है एक पेपर जो है चौथा पेपर ये जुड़ा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूंगा रेशम का रंग होता है, ठीक है। मूंगा रेशम का रंग होता है, कैसा रंग होता है, तो सुनहरा पीला रंग का जो है मूंगा रेशम होता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा किसका होता है, तो रेशम का होता है, ठीक है। सबसे लंबा रेशा किसका होता है स्टूडेंट, रेशम का होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट इसको हमने बताया है अभी आप लोगों को कि स्टेपल रेशा कहते हैं, किसको कहते हैं, या स्टेपल रेशा जो किसे कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका छोटे रेशे को, ठीक है। किसे कहते हैं, छोटे रेशे को हम क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। और स्टेपल जो है कपास और लिनन के रेशे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फिलामेंट रेशा कहते हैं किसको, रेशम के रेशे को या लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट रेशा बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, निट करना होता है, निट करना यानी बुनाई करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्त्रों की रानी कहा जाता है, किसे हम वस्त्रों की रानी कहते हैं, तो रेशम के वस्त्र बने रेशम के जो वस्त्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वस्त्रों की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लंबाई वाला रेशा लंबाई वाला रेशा बुनाई प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। लंबाई वाला रेशा बुनाई प्रक्रिया कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या, ताना, बाना, निटिंग और धागा, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट की ताना कहलाता है, क्या कहलाता है, लंबाई वाला रेशा जो है बुनाई प्रक्रिया में क्या कहलाता है, ताना कहलाता है, ठीक है। ताना का जैसे ऐसे देखिए जैसे ये रेसे हैं, ठीक है, ऐसे रेसे क्या है, दो तरह, ये है अगर लंबा रेसा, ये क्या हो गया आपका आड़ा या बाना, तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, जो ये लंबे वाले जो रेसे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ताना बोलते हैं स्टूडेंट। और ये जो रेसे हैं ये क्या है, इसको बाना बोलते हैं, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली बुनाई है, ठीक है, बुनाई है तो कौन हो जाएगी आपकी, साधारण बुनाई को जो है सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोग प्लीज़ सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि वस्त्र की मूल इकाई क्या है, धागा है, रेशा या फाइबर है, या डोरी है, या सूत है, तो हम क्या बताएंगे कि वस्त्र की मूल इकाई हमारी क्या होती है, फाइबर या रेशा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साधारण बुनाई के प्रकार, ये सभी प्रकार आप लोगों को हमने लिख दिया एक जगह, कौन साधारण बुनाई है और कौन फैंसी बुनाई है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। रिब बुनाई, ठीक है, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई, हक्का बक्का, कहीं कहीं क्या होता है स्टूडेंट हक बैक यहाँ पे लिखा है, और कहीं कहीं आपको यही चीज़ क्या मिलेगा, हक्का बक्का के नाम से भी मिल सकता है, हक्का बक्का, ठीक है, हक्का बक्का कढ़ाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फैंसी, ठीक है, फैंसी बुनाई के प्रकार है, पाइल बुनाई, डॉबी बुनाई, क्रैप बुनाई, क्लाथ डबल क्लाथ बुनाई, सब देखिए बनाई कहीं के टाइप हो तो बुनाई, कार्डिया बुनाई, मखमली बुनाई, लीनो बुनाई और जैकार्ड बुनाई। लीनो बुनाई कैसी होती है, ये 8 अक्षर के सम्मान की बुनाई होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है 8 अक्षरों वाली बुनाई को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि लिनन बुनाई कहते हैं, ठीक है। अब इसी में से दे सकता है कि निम्न में फैंसी बुनाई है, पहला ऑप्शन दे देगा आपका पाइल बुनाई, दूसरा ऑप्शन है डॉबी बुनाई, तीसरा ऑप्शन है आपका लीनो, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी वाले पे जाएंगे, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए
देखिए अगला, देखिए यहाँ पर क्या है, जैकार्ड के बाद स्विल बुनाई भी, यानी आप 9 टाइप की बुनाई भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका ट्विल बुनाई के प्रकार है। पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा ऑप्शन है लहरदार, तीसरा ऑप्शन है नुकीली, चौथा ऑप्शन है गुथी हुई और चौथा पाँचवा ऑप्शन है ठलुआ। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैंसी बुनाई, सॉरी ट्यूल बुनाई जो है ये सभी ये पांचों प्रकार की जो बुनाई होते हैं वो ट्यूल बुनाई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लहरदार यानी क्या है स्टूडेंट, लहरदार का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेशों से धागे का निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं या क्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, धुनाई, कार्डिंग, दूसरा ऑप्शन है कंघी करना, तीसरा ऑप्शन है खिंचाव, चौथा ऑप्शन है घुमाव देना, पांचवा है कताई। तो याद रखिएगा कि ये पांचों जो हैं वो क्या है, रेशों से धागे निर्माण की जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यांत्रिक कताई के परंपरागत विधि के भाग है। पहला ऑप्शन है तकली, दूसरा ऑप्शन है चरखा, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जादुई रेशा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रेयान, सॉरी ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा कि जादुई रेशा जो है हम किसको कहते हैं, रेयान को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि नायलॉन का सर्वप्रथम खोज हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नायलॉन निर्माण में, ठीक है, नायलॉन निर्माण के लिए, मैंने के लिए उपयुक्त है। पहला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 66 पॉलीमर जो है वो नायलॉन निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है स्टूडेंट, नायलॉन निर्माण के लिए क्या होता है, वो उपयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि आर्लॉन एक रेशा है। कैसा रेशा आर्लॉन होता है, याद रखिएगा एक्रिलिक रेशा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, एक्रिलिक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। नायलॉन रेशे का निर्माण किया था, किसने किया था, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर बेबेज और कैथोरस ने जो है क्या है, नायलॉन रेशे का निर्माण किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि आजकल रेयान का निर्माण होता है, यानी रेयान निर्माण की कौन सी विधि है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि विस्कस रेयान विधि। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट, विस्कस रेयान विधि या कोप्रोमोनियम भी आकर क्या था, कोप्रोमोनियम तथा विस्कस रेयान विधि जो है आजकल जो है रेयान निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है स्टूडेंट। फिर क्या है, म्यूल फ्रेम, देखिए स्टूडेंट ऐसे लिखा है आधा म य पर। ठीक है, म्यूल फ्रेम से क्या बनाया जाता है, म्यूल फ्रेम से क्या बनाते हैं स्टूडेंट, इसका राइट आंसर लिख दिए हैं, सूक्ष्म बारीक व चिकनी धागे का निर्माण होता है। फिर क्या आपका फ्लैक धागा है, तो ये फ्लैक क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्लब धागे का रूपांतरित तथा संशोधित रूप है। स्लब धागे का क्या है, रूपांतरित तथा संशोधित रूप होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। धागे का निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट, धागे का निर्माण प्रक्रिया जो है आपकी कताई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, करघे के भाग होते हैं। ठीक है, करघे के क्या है, भाग होते हैं। तो करघे कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, बार्म क्लास या ताने वेलन, दूसरा ऑप्शन है हार्नेस, तीसरा ऑप्शन शटल, चौथा ऑप्शन है कंघी या रील और पांचवा है क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक जगह हमने लिख दिया कि इन्हीं पाँचों में से कोई 3 ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। करघे से बुनाई, ठीक है स्टूडेंट, करघे से बुनाई के चरण है, बनाई नहीं होगा बुनाई होगा। ठीक है, करघे से बुनाई के चरण है। पहला क्या, शेडिंग, पिकिंग, डेटिंग और कपड़ा लपेटना या धागे छोड़ना, चौथा है अब पांचवा है क्या ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी जो करघे से बुनाई जो होती है वो क्या है, आपका पिकिंग, शेडिंग है, पिकिंग है, डेटिंग होता है, फिर क्या है कपड़े लपेटना, और इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नमदा के प्रकार, नमदे के प्रकार है।
ठीक है। नमदे जो है कितने प्रकार के होते हैं? नमदा मतलब समझते हैं स्टूडेंट, जो लैस वैस लगता है ना, उसी को बोला जा रहा है। नमदे के प्रकार क्या? ऊनी नमदा होता है और फर वाला नमदा होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सिलाई एक है। सिलाई एक क्या होती है? आपके ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका कला। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कला। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विज्ञान। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोनों। ठीक है, यानी उपरोक्त दोनों क्या है? दोनों। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो सिलाई है वो क्या है? एक तरह का कला होता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। ये देखिए आपका मॉडल पेपर है स्टूडेंट, इससे बाहर जो है आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस तरह से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे को करिकुलर के लिए बहुत सहयोग किए, बहुत ढेर सारा मतलब आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया, उसके ही मैं आज भी आभारी हूँ। तो आज आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जो सीनियर्स हैं जिनको नहीं पता है, तो आप लोग जो है उनको ये चैनल दीजिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल पे जो है आप लोगों का एमए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, एमए सेकेंड सेमेस्टर, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर, इन सब की जो है क्लास जो है लगती है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं अगर डाउट्स है तो उसको आप लोग फिर से पूछ सकते हैं।